Good morning to all. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will start the next part of this video, and the name of the topic is the Buddha and the quest for enlightenment. So in the previous video we have discussed about Jainism. In this video we will discuss about Buddhism. तो जो बुद्धिज़्म है दैट इज़ रेफर्ड एज द फोर्थ ग्रेटेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ये फोर्थ ग्रेटेस्ट रिलीजन माना जाता है. बुद्धिज़्म रिसीव्ड पैटर्नेज ऑफ किंग्स लाइक अशोका. बुद्धिज़्म को अशोका जैसे किंग ने भी क्या दी, पैटर्नेज. पैटर्नेज का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ एड और सपोर्ट, एनी टाइप ऑफ हेल्प और सपोर्ट. वो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती, वो किसी भी टाइप की हेल्प हो सकती है. तो इसका मतलब कि जब किंग्स को इसकी पैटर्नेज मिली, जब बुद्धिज़्म को किंग्स की पैटर्नेज मिली, तो इसका मतलब ये था कि इन्होंने क्या किया, दे हेल्प्ड इन द प्रोपगेशन ऑफ द आइडिया ऑफ बुद्धिज़्म. अब जो बुद्धिज़्म था दैट स्प्रेड टू द नंबर ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया. सो इन दिस केस जो सोर्सेज थे ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वो क्या थे. नंबर 1 इज वी हैव द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. अब इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या था कि इनसे हमें किसके बारे में पता चलता था, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में पता चलता था कि जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे वो ट्रांसलेट किए जाते थे, और उनकी तरफ से उनकी वजह से हमें क्या पता चलता था अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन, अबाउट द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. अब जो सेकंड सोर्स है रिकंस्ट्रक्शन का दैट इज़ द हैगियोग्राफी. अब ये हैगियोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी ऑफ अ सेंट, रिलीजियस सेंट और एनी रिलीजियस लीडर. कोई भी रिलीजियस मतलब धार्मिक संत या फिर कोई रिलीजियस लीडर, उसकी बायोग्राफी होती है, उसकी जीवनी होती है. ठीक है, तो इस हैगियोग्राफी में क्या मेंशन किया जाता था अबाउट द अचीवमेंट, साइंस ने क्या क्या अचीव किया, और उस साइंस की जो प्रेज प्रशंसा है वो. ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो भी हैगियोग्राफी में लिखा गया है वही सच हो. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्रशस्तिज जो हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था, वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स हैं फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. तो इनसे हमें पता चलता है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, और इसी से ही हमें ये पता चलता था दैट हु वॉज बुद्धा. बुद्धा कौन थे, जो रियल नेम ऑफ बुद्धा वॉज गौतम सिद्धार्थ. ठीक है, अब ही वॉज बेसिकली अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ शाक्य वंश. शाक्य क्लैन, शाक्य वंश के क्षत्रिय प्रिंस थे. शाक्य क्लैन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब गौतम जो थे ही वॉज अ सन ऑफ शुद्धोधन. शुद्धोधन कौन थे, हु वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु नेपाल. अब गौतम बुद्ध ने जब किंगडम, सिर्फ गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने सिर्फ किंगडम की लाइफ देखी थी, मतलब वो कहाँ पर रहे थे, लुम्बिनी नेपाल में रहे थे. अब उन्होंने सिर्फ किंगडम की लाइफ देखी है. एक दिन जब वो क्या गए, आउटसाइड गए, बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि पीपल जो हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक ओल्ड एज, पॉवर्टी, इलनेस. तो वो ये देखकर क्या हो गए, ही वॉज रियली शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गए. तब उन्होंने एक देखा मेंडिकेंट. मेंडिकेंट होता है भिखारी, बेगर, जैसे हिंदी में कहते हैं भिक्षुक. ठीक है, तो उनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, सिर्फ वो उनको जो डोनेशन में मिलता था उसी से वो अपनी लाइफ क्या करते थे, जीते थे. उसने देखा कि जब उसने ये देखा तो ही हैड कम टू द टर्म्स विद ओल्ड एज, डिजीज, इवन डेथ. उनको किसी भी तरह की सफरिंग नहीं थी. बाहर के लोगों को ये सारी चीज़ें थी, लेकिन गौतम बुद्धा को ऐसी कोई भी सफरिंग या दुख नहीं था. सो ही डिसाइड टू लीव द हिज रॉयल लाइफ. उसने अपनी रॉयल लाइफ को छोड़ दिया एंड वेंट इन द सर्च ऑफ ट्रुथ. और वो सच्चाई को ढूंढने, ट्रुथ को ढूंढने चला गया. सो ही लेफ्ट द पैलेस एट द एज ऑफ 29. ठीक है, और एट द एज ऑफ 35 he attained the enlightenment in बोध गया. ठीक है, बोध गया अंडर अ पीपल ट्री. सो यहाँ से वो क्या बने, बुद्ध बने. एंड बोध गया इज अ प्लेस इन प्रेजेंट डे बिहार विच corresponds to the area of मगध.
ओके। अब जो बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था दैट वाज एट द सारनाथ बनारस। अब ये जो इनलाइटनमेंट है, मतलब जो निर्वाण है, इसको पाने के लिए जो बुद्ध थे ही ट्राइड मेनी मेथड्स। अब उसमें से जो एक मेथड था दैट वाज bodily mortification। bodily mortification bodily mortification का मतलब होता है टू पनिश योर सेल्फ फिजिकली एंड फिजिकली। दिस इंक्लूड्स कि ऐसे इसमें क्या क्या होता था कि कुछ लोग खाना नहीं खाते, ठीक है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, अपने आप को पनिश करते हैं। बट लेटर बुद्धा ने क्या किया, ही गेव अप दीज प्रैक्टिसेस ऑफ बॉडीली मॉर्टिफिकेशन एंड फाइनली मेड अ डिसीजन कि वो क्या करेगा, कुछ दिनों के लिए मेडिटेट करेगा। और उसने क्या किया, फिर बोध गया में क्या किया, ही अटेन्ड द सैल्वेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉजेज फॉर द राइज इन बुद्धिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैदिक राइट्स थे जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वैदिक राइट्स जो थे वो क्या थे, कॉम्प्लिकेटेड थे और एक्सपेंसिव थे। तो हमने डिस्कस किया कि जो सेक्रीफाइसेस थे वो कैसे परफॉर्म किए जाते थे, और वो जो सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे और उनमें बहुत सारी क्या लगती थी, मनी लगती थी। लेकिन अगर हम बुद्धिज़्म की केस में बात करें तो बुद्धिज़्म में क्या, वो बुद्धिज़्म जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक सिंपल डॉक्ट्राइन, और जो इसमें लैंग्वेज यूज़ होती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दैट वाज आल्सो वेरी सिंपल। अब वो लैंग्वेज कौन सी थी, पली लैंग्वेज। वो जो पली लैंग्वेज है दैट वाज यूज फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। अब अगर हम वैदिक एरा के केस में बात करें तो देयर वाज प्रेवलेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, सो दैट देयर वाज द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण इन द सोसाइटी। लेकिन अगर हम ब्राह्मण्स के केस में बात करें, बुद्धिज़्म के केस में बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर कास्ट सिस्टम को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। इसीलिए लोगों ने सोचा कि वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो दीज आर द थ्री मेन causes for the rise in Buddhism. Also Buddhism rose because of the royal patronage. मैंने आपको पैट्रोनेज का मीनिंग पहले भी बताया, ठीक है, which was given to the religions by kings like अशोका, कि अशोका जैसे किंग्स ने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को भी क्या दी थी, हेल्प दी थी। अब जो ये बुद्धिज़्म का मेथड था वो क्या था, ओरली था, मतलब जहाँ पर जो थिंग्स थी दे वर टॉट ओरली थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशंस। अब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए थे वो कब लिखे गए थे, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। अब बुद्धा की डेथ के बाद जो भी डिबेट्स डिस्कशंस होती थी या जो भी टीचिंग्स होती थी बुद्धा की, दे वर कंपाइल्ड, उनको हमने मिक्स कर दिया और एक बुक बना दी, एंड दैट बुक नेम वाज त्रिपिटक्स में क्या आते थे, 3 पिटक्स थे। फर्स्ट इज विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधमन पिटक। अब विनय पिटक में क्या आते थे, सारे जो भी उस संघ को, जो भी इस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को ज्वाइन करते थे उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते थे। सूत पिटक में क्या आती थी, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आती थी, और जो सूत पिटक है वो इन तीनों पिटक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पिटक है। और जो अभिधमन पिटक है इसमें क्या आते थे, फिलोसॉफिकल मैटर आते थे। और भी कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, वो कौन से हैं, दीपवंश, महावंश। अब इसमें ये जो दीपवंश है और महावंश है इसमें क्या मेंशन होते थे, रीजनल हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म ट्रेडिशन। अब यहाँ पर ये जो दीपवंश महावंश हैं ये किस में लिखे जाते थे, पली लैंग्वेज में लिखे जाते थे। अब ये जो वंश, मैंने आपको वर्ड बताया वंश, ये वंश क्या होता है, वंश का मतलब होता है लीनिएज या जोनर ऑफ एंशियंट एंड मेडिवियल लिटरेचर। बुद्धिज़्म या जैनिज्म के केस में अगर हम देखें तो, या हिंदुइज्म के केस में देखें तो जो वंशा वर्ड को यूज़ किया जाता है एज अ सफिक्स वो होते हैं, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, जो मेन वर्ड के बाद में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो वंशा स्टैंड्स फॉर द क्रॉनिकल, ठीक है, क्रॉनिकल मतलब यहाँ पर दीप का मतलब होता है आइलैंड, एंड वंशा का मतलब होता है क्रॉनिकल। तो दीप वंशा मीन्स क्रॉनिकल ऑफ एन आइलैंड, इसकी जो लिटरली ट्रांसलेशन है दैट इज क्रॉनिकल आइलैंड। और जो महावंश है दैट इज द ग्रेट क्रॉनिकल,
तो रीजनल जो टेक्स्ट हैं बुद्धिज़्म के, इनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बुद्धिस्ट। अब जो ये टेक्स्ट थे वो किस में प्रिजर्व किए जाते थे? दीज आर प्रिजर्व्ड इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में इनको क्या किए जाते थे? सेव किए जाते थे। और एंड दीज आर फाउंड इन मोनेस्ट्रीज एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। So this is all about the Buddhist texts. Now we will discuss about the teachings of Buddha. अब जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो हमने अभी भी डिस्कस किया कि दैट वाज इन द सूत पिटक, ठीक है। तो बुद्धा ने जो लोगों को कन्विंस करने की ट्राई की वो किसके थ्रू ट्राई की? रीजन एंड परसुएशन। उन्होंने लोगों को नहीं दिखाया दैट ही हैज़ अ सुपर नेचुरल पावर। और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो बुद्धिज़्म है वो साइलेंट था। किसके ऊपर साइलेंट था? ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो ये कहते थे कि गॉड, वो ना तो ये कहते थे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं और ना ही ये कहते थे, ना ही इस बात को डिनाई करते थे। अब जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है दैट इज़ द 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? 3 लक्षण। अब उनमें 3 मार्क्स कौन कौन से हैं? 3 लक्षण कौन से हैं? अनिच्छा, अनत्ता एंड दुख। अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। अनिच्छा, ए स्टैंड्स फॉर नॉन एंड निच्छा स्टैंड्स फॉर नित्य, ठीक है, डेली, कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड परमानेंट। सो अनिच्छा का मतलब हो गया विच इज़ नॉट परमानेंट, विच इज़ चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली एंड विच इज़ ट्रांजिएंट। अब अनत्ता क्या होता है? अब सॉरी, जो बुद्धिज़्म क्या कहता है कि वो ये कहता है कि जो हमारा वर्ड है वो ट्रांजिएंट है एंड देयर इज़ नथिंग इन द वर्ड इज़ परमानेंट। सेकेंड जो है दैट इज़ अनत्ता। अनत्ता, अन मतलब विदाउट एंड अत्ता मतलब आत्मा। सो अनत्ता मीन्स विदाउट सोल। जैनिज्म के केस में हमने देखा कि जो आत्मा है वो क्या है? अमर है, इमॉर्टल है। लेकिन इन केस ऑफ बुद्धिज़्म ऐसा नहीं है। हमने यहाँ देखा है कि नथिंग इन द ह्यूमन बॉडी विच इज़ परमानेंट, इवन सोल इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। अब थर्ड जो है वो क्या है? दुख। दुख का मतलब क्या होता है? सोरो। तो देयर इज़ यहाँ पर हम इन तीनों लक्षण से हमने क्या सीखा? दैट वर्ड इज़ ट्रांजिएंट, ठीक है। ये जो कोर प्रिंसिपल्स हो गए बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के कि वर्ड जो है वो ट्रांजिएंट है, देयर इज़ नथिंग विच इज़ परमानेंट इन द वर्ड, पीपल डू नॉट नो। अब जो लोग इन दोनों को नहीं जानते दे आर फुल ऑफ सोरो। एंड देन बुद्धिज़्म टॉक्स अबाउट 4 ग्रेट ट्रुथ। वो 4 ग्रेट ट्रुथ क्या है? कि दैट वर्ड इज़ फुल ऑफ सोरो। जो सारा संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। अब सेकेंड जो है दैट इज़ डिज़ायर। जो मेन कोज हो गया सोरो का दैट इज़ डिज़ायर, ठीक है। जैसे जैसे हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारे क्या होंगे? सोरोज बढ़ते जाएंगे। अब हम इस डिज़ायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब हम सोरो और पेन को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और ऑल ऑफ दीज कैन बी अचीव्ड। ये तीनों हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग दीज 8 फोल्ड पाथ। ये बुद्धिज़्म है वो बिलीव करता है दैट जो 8 फोल्ड पाथ हैं वो कौन कौन से हैं? ये R स्टैंड्स फॉर राइट, राइट फेथ, राइट थॉट, right action, right livelihood, right efforts, right speech, right remembrance and right concentration. So these are the 8 fold path. अब बुद्धिज़्म जो है वो बिलीव करता है कि when this desire ceases, rebirth ceases, तो हमें क्या मिलता है? निर्वाण मिलता है। तो इन सारे 8 पाथ को, फोल्ड पाथ को फॉलो करने से यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, रीबर्थ एंड डेथ। जो बुद्धिज़्म है दे बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। जैनिज्म के केस में हमने ऐसा नहीं देखा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा। अब जो बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो क्या बनाते थे? संघ बनाते थे। उन संघ्स में कौन होते थे? मॉन्क्स होते थे या नन्स होते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? टीचर्स ऑफ धम्मा और धर्म, ठीक है। अब इस संघ में जो इनिशियली स्टार्टिंग में तो सिर्फ मैन अलाउड थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आनंद की इंटरवेंशन हुई, आनंदा कौन थे? आनंदा की इंटरवेंशन से
क्या हुआ, वीमेन, आनंदा ही वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ, वन ऑफ द डिसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट बुद्धा। तो उस उनकी इंटरवेंशन से क्या हुआ, इवन वीमेन वर ऑल्सो अलाउड इन द संघ। जो फर्स्ट वीमेन थी जो बिकेम अ पार्ट ऑफ संघ थी, बनी, वो कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। शी वॉज द फोस्टर मदर ऑफ बुद्धा, मतलब फोस्टर मदर का मतलब कि वो बच्चे को पालती थी। अब सम ऑफ द वीमेन हु जॉइंड संघा दे बिकेम थेरिस। अब ये थेरिस कौन थे, दे वर रिस्पेक्टेड वीमेन हु हैज़ अटेन्ड द लिबरेशन, जिनको लिबर्टी, स्वतंत्रता मिलती थी। ठीक है, वन थिंग इम्पोर्टेंट कि जो ये संघ थे उसमें जो लोग आते थे, दे केम फ्रॉम द डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स से आते थे, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे। बुद्धिज़्म के केस में हमने पढ़ा ही था कि जो कास्ट सिस्टम थी उसको हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो यहाँ पर जो सोसाइटी बनती थी वो कौन सी बनती थी, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब यहाँ पर सारों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती थी, किसी भी तरह की डिफ्रेंसिएशन नहीं की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बैकग्राउंड। अब संघा की जो फंक्शनिंग थी, दिस वाज आल्सो डेमोक्रेटिक। जो भी कोई फंक्शन, जो भी कोई डिसीजन लिया जाता था वो डिस्कशंस के थ्रू होता था, और अगर कोई भी डिस्कशन फेल हो जाती थी, सो देयर वाज वोट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लास्टली जो इम्पोर्टेंट था, दैट वाज नॉट अटैच्ड विद द कास्ट, दैट वाज ऑन द बेस्ड ऑन वैल्यूज। ठीक है, अब वो वैल्यूज कौन सी थी, मेत्तास, मत्तास एंड करुणा। Metta means fellow feeling and Karuna means compassion. So this was all about today. I hope you have understood the topic. Thanks and have a nice day.